हेलो गाइस। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस आज के इस वीडियो में जिसमें 50 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपके जनरल नॉलेज जम्मू स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है गाइज, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या रहेगा गाइज, पहले आप क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। इससे क्या होने वाला है, आपको ही अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो गाइज बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट द हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मार्तंड। ठीक है, जो मार्तंड टेम्पल है, ठीक है, यानी ये कहाँ पे है, ये मटन में है। कहाँ पे है गाइज, ये मार्टन में है। ठीक है, मार्टन में मार्तंड टेम्पल किसने बनाया है, राजा मालदेव, ललिता मुक्तापिड़ा, राजा जरासंधा, राजा लावा। ठीक है गाइज, आपको पहले इसको अटेम्प्ट करना है, फिर इसका आंसर देखना है गाइज। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कि ललिता मुक्तापिड़ा। ठीक है, जो मार्तंड टेम्पल था, सन टेम्पल एट कहाँ पे है, ये मार्टन में है। ठीक है, मार्टन में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये हमारे जो यूटी जम्मू कश्मीर है, वहां पे एक जगह का नाम है। ठीक है, वहां पे इसको बनाया गया था, ललिता मुक्तापिड़ा। तो इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो काराकोटा डायनेस्टी थी। ठीक है, काराकोटा डायनेस्टी के ये वंशज थे। तो ये बहुत ही क्या है, फेमस उस वक्त के राजा थे। आपने इनके बारे में वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये गाइज कुछ ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। अब इनमें से कौन सी फोर्सेज हैं, ठीक है, जो हम हवाएं आती हैं, जो विंड्स होती हैं, उनको डिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि वो किसी रास्ते पे चल रही है, ठीक है, वहां से उनको डिफ्लेक्ट कर देती है। तो वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइज इसका आंसर आपको पहले कमेंट बॉक्स में देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कोरियोलिस फोर्स। क्या है गाइज, कोरियोलिस फोर्स इसका आंसर है। अब जो हमारी विंड्स जो चल रही होती हैं अपने, जो उनका नॉर्मल पाथ है, तो उनको डिफ्लेक्ट कौन सी हवा कर देती है, उसको बोलते हैं गाइज, कौन सी फोर्स कर देती है, उसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंगो शार्स हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ। जो मैंगो शार्स होते हैं, ठीक है, वो किसको राइप करने में मदद करते हैं, एप्पल्स को, मैंगोज को, बनानास को, कोकोनट को। गाइस ये इजी क्वेश्चन, इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दो, फिर इसका आंसर देखो गाइस। तो इसका आंसर हमारे पास मैंगो। तो मैंगो शार्स जो होंगे, ठीक है, वो किसके राइप, क्या होता है, राइप होता है किसी फल का पकना। ठीक है, तो रा होता है कच्चा। ठीक है, जब फल पक जाता है, यानी कि मैंगो शार्स जब आते हैं, ठीक है, वो किसकी राइपनिंग में हेल्प करते हैं, मैंगोज की राइपनिंग में हेल्प करते हैं गाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहां पे विंटर में रेनफॉल इनमें से कौन काज करता है, यानी कि इनमें से किसकी वजह से वहां पे विंटर में रेनफॉल आती है। साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मूनसून, साउथ वेस्ट मूनसून। तो गाइस अगर क्वेश्चन का आंसर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, वहां पे विंटर में रेनफॉल जो आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का। मास सिंड्रोम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स। मास सिंड्रोम जो है, इनमें से कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है, गारो, जनित्या, खासी और शिलोंग। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पहले बाद इसका आंसर देखना है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास खासी हिल्स। तो गाइस खासी हिल्स कहाँ पे हैं, देखो, गारो, खासी और जनित्या हिल्स। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये मेघालय में है। कहाँ पे है गाइस, मेघालय में है। तो मेघालय की कैपिटल क्या है, मेघालय की कैपिटल है गाइस शिलोंग। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, मेघालय की कैपिटल कहाँ पे, शिलोंग। तो मास सिंड्रोम क्या है, मास सिंड्रोम जो है एक ऐसी प्लेस है जिसको हम सबसे वेटेस्ट प्लेस भी बोलते हैं इंडिया की, जहाँ की यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे लगती है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा एरिया जो है वो लो प्रेसिपिटेशन का एरिया नहीं है। ठीक है,
अब लो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जहां पे बारिश कम लगती है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एरिया वो नहीं है। अब पहला है आपके पास ऑप्शन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, ले इन जम्मू एंड कश्मीर, डेक्कन प्लेट्यू, और चौथा ऑप्शन है आसाम। तो आपको बोलना है कि इनमें से जो लो प्रेसिपिटेशन का एरिया कौन सा नहीं है, यानी कि जहां पे हाई प्रेसिपिटेशन होती है वो कौन सा एरिया है गाइज, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है आसाम, ठीक है गाइज। आपको पता है कि जो गुजरात के वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहां पे बारिश कम लगती है, वो भी लो प्रेसिपिटेशन वाला एरिया है। उसके बाद लेह जम्मू एंड कश्मीर, ये भी लो प्रेसिपिटेशन वाला एरिया है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है ये भी लो प्रेसिपिटेशन वाला एरिया है। इसके बाद आसाम जो है गाइज ये लो प्रेसिपिटेशन वाला एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश लगती रहती है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट्स आर कॉल्ड। जो फास्ट फ्लो करती हैं और नैरो एयर करंट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो गाइस इसका आंसर आपको आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, इसका आंसर है हमारे पास जेट स्ट्रीम्स। क्या होती है, जेट स्ट्रीम। देखो गाइस ये इस तरह से आती है, ठीक है, इस तरह से ये वापस चले जाती हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में जैसे कि हमारा इंडिया का ये है, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो होती है, ठीक है, ये हमारे इंडिया में इस तरह से आती हैं, बाद में जब रिट्रीट करती हैं तो यहाँ से वापस चले जाती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं फास्ट फ्लोइंग और नैरो एयर करंट्स होती हैं, इनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, तो विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ। विंड जो होती है जनरली कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है, ठीक है, ये किस एरिया से किस एरिया में बिलोंग क्या करती है, ब्लो करती है, कहां से कहां के लिए चलती है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर, या नॉन ऑफ दीज। देख गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर इसका आंसर देखिए। इसका आंसर गाइस हमारे पास हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है हमारा, ठीक है, यहाँ से विंड जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी, फिर यहाँ से इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा गाइस, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, तो वहां से क्या होगा, बारिश होगी। इसलिए विंड जो होती है वो कहां से कहां पे ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्या करती है, ब्लो करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, 2, 3, 4 या 5। गाइस इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो गाइस सीजन होते हैं 4। अब आप क्या करेंगे, आप इन 4 सीजन्स के नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो यहां से पता चलेगा मुझे कि आप बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं लेक्चर्स को देखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कि इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर मॉनसून्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब इनमें से कौन से लैटिट्यूड पे, जो ट्रॉपिकल एरिया का कौन सा लैटिट्यूड है जहां पे मॉनसून को एक्सपीरियंस किया जाता है। पहला है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट एंड 20 डिग्री वेस्ट। अब आपको देखना है कि कौन से लैटिट्यूड में ट्रॉपिकल एरिया के मॉनसून को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो गाइज वो होता है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ठीक है गाइज। 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ में ही क्या किया जाता है, मॉनसून का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर का इनमें से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि जो मौसम होता है, ठीक है। अब इसका आगे बताता हूं, इसका मैं पूरा समझा के आपको। देखिए पहला ऑप्शन है क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड बोथ बी एंड सी, ठीक है। आपको वेदर का एलिमेंट यहाँ पे बताना है। तो गाइस आंसर आप इसका समझ चुके होंगे क्या है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है हमारे पास बोथ बी एंड सी। तो गाइस वेदर क्या होता है, ठीक है, वेदर होता है एक हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा मौसम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा मौसम है। तो क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसा वेदर रहता है, ठीक है, उससे क्लाइमेट बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, हॉट वेदर क्लाइमेट होता है, यानी कि हॉट क्लाइमेट होता है, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, ये एलिमेंट होते हैं किसके, वेदर्स के। जो हमारा वेदर होता है, जो हमारा मौसम होता है, 4 किस्म के मौसम है। जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन पीछे कहा है कि इंडिया में 4 किस्म का मौसम होते हैं, वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से मौसम होते हैं गाइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारी वीडियो का। इसमें पूछा गया है कि विच इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री जो है, ठीक है, इसमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन जो है वो पास करती है, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
एंड नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है हमारी 8 स्टेट्स से होते हुए गुजरती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पूरे ये जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, वहां पे 33.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये इक्वेटर है जिसने क्या किया है, ये क्या है, इक्वेटर है जिसने क्या किया है, अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसकी नॉर्थ वाली साइड, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल में क्या है, ये नॉर्थ पोल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और साउथ पोल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, और 23 कंप्लीट 1/2 यानी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है, ठीक है, हमारी कंट्री जो है ये इस एरिया में बिलोंग करती है। ठीक है, इस एरिया में बिलोंग करती है। तो वो क्या हो गई, हमारी कंट्री से कौन सी लाइन जो है पास करती है, वो करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारी कंट्री से हमारी जो कंट्री है वहां से 8 स्टेट से होते हुए गुजरती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये मैंने पीछे आपको इसका आंसर बता दिया है, तो गाइस आप इजीली इसका आंसर आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, एयर प्रेशर। तो इसका आंसर है हमारे पास वेदर। मैंने पहले ही कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका एटमॉस्फेयर क्या रहता है, उसे हम कहते हैं गाइस क्लाइमेट। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नॉट एन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अल्टीट्यूड, साइक्लोन्स, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। तो जिसका आंसर है हमारे पास साइक्लोन। साइक्लोन जो होते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसका कोई असर हमारे इंडिया पे नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने इंडियन पॉलिटी के भी लिए हैं, क्योंकि जो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिए हुए हैं, जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और कुछ मैंने क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। गाइस आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब इनमें से सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर इज कॉल्ड। अब जो सीजनल रिवर्सल होता है, ठीक है, हवाओं की डायरेक्शन में क्या होता है, जब सीजनल रिवर्सल होता है, जब वो सीजनली रिवर्स होती है एक साल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, या एंटी साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर है हमारे पास, उनको बोलते हैं मूनसून। ठीक है, जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड की डायरेक्शन में, उन्हें हम बोलते हैं मूनसून। तो गाइज मूनसून हमारे इंडिया में कब आता है, ठीक है, अब ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गाइज अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द राबी क्रॉप्स साउंड इन विच मंथ। तो राबी क्रॉप जो है कौन से महीने में बोई जाती है, मार्च टू अप्रैल, जून टू जुलाई, अक्टूबर टू नवंबर, और जनवरी टू फरवरी। ठीक है गाइज, इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं ये क्रॉप्स आपको पढ़ा चुका हूं। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास अक्टूबर टू नवंबर। राबी क्रॉप्स जो होती हैं, इनको अक्टूबर टू नवंबर लगाया जाता है। इसमें कौन सी क्रॉप्स आती हैं गाइज, जो हमारी वीट की क्रॉप होती है, ठीक है, इसके बाद जो हमारी बार्ले की क्रॉप होती है, ठीक है, जो हमारे मस्टर्ड की क्रॉप होती है। ठीक है, ये सब क्रॉप्स हम कब लगाते हैं, ये सब क्रॉप्स लगाते हैं अक्टूबर टू नवंबर, और इन क्रॉप्स को कहते हैं हम राबी क्रॉप्स। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप्स। मैंने राबी क्रॉप्स के बारे में आपको बता दिया, तो आप इजीली से इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कॉटन, मेज, अरहर, मस्टर्ड। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आसानी से आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इसके आंसर के ऊपर। ठीक है, तो गाइज वो है मस्टर्ड, क्योंकि मैंने पीछे आपको बता दिया कि राबी क्रॉप्स में मस्टर्ड भी आता है, व्हीट भी आता है, और बार्ले भी आता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप। अब गाइज इसमें से खारिफ क्रॉप कौन सी है, ऑप्शन है आपके पास ग्राउंडनट, मेज, पैडी, या ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पहले, फिर इसका आंसर देखना है। इसका आंसर गाइस हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ग्राउंडनट, मेज और पैडी जो है दोनों खरीफ क्रॉप में आते हैं। तो खरीफ क्रॉप को सो किया जाता है कब? जुलाई टू अक्टूबर। क्या है गाइस? जुलाई टू अक्टूबर इनको सो किया जाता है, लगाया जाता है खरीफ क्रॉप्स को। अब खरीफ क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती हैं हमारे पास? खरीफ क्रॉप्स में हमारे पास आती हैं राइस। कौन सी आती हैं गाइस? राइस, मेज, और होती है हमारे पास सोरगम, ठीक है, पेयर, माइलट, बाजरा, फिंगर, ठीक है। फिर होती है कुछ हमारे पास पल्सेस जैसे कि अरहर, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। ये सब क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स होती हैं गाइस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी, उससे मतलब सबसे ज्यादा व्हीट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है इंडिया में। ठीक है, 3 लार्जेस्ट स्टेट्स के नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऐसे बताना है आपको सबसे ज्यादा कहां पर होती है, फिर उससे कम कहां पे होती है। जिसका आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, उससे कम पंजाब में होती है, उससे कम प्रोडक्शन जो होती है वो हरियाणा में होती है। ठीक है गाइस, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो द खरीफ क्रॉप साउंड इन विच मंथ, अब खरीफ क्रॉप को कौन से महीने में सो किया जाता है, यानी कि इसकी बिजाई कौन से महीने में की जाती है? मार्च टू अप्रैल, जुलाई टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, जनवरी टू फरवरी। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास जुलाई टू अक्टूबर, इसको क्या किया जाता है? सो किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि इनमें से राबी क्रॉप कौन सी नहीं है? कैरोट, रेडिश, पी, लेडी फिंगर। तो गाइस अभी पीछे बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप आराम से क्लिक कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास लेडी फिंगर। अगर लेडी फिंगर राबी क्रॉप नहीं है तो लेडी फिंगर कौन सी क्रॉप होगी? लेडी फिंगर जो है, यानी कि इसको भिंडी बोलते हैं, ये हमारे पास खरीफ क्रॉप होगी गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इसमें जो सोयाबीन जो होता है, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेट जो है जहां पे ये टॉप ग्रोइंग स्टेट नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो जिसका आंसर है हमारे पास छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट नहीं है इंडिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में इंडिया का लिनसीड, इससे क्या होता है? इससे ऑयल निकलता है। ठीक है, लिनसीड ऑयल जो है उसकी प्रोडक्शन में हमारा इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर है वर्ल्ड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो गाइस जिसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ। लिनसीड में हमारा रैंक जो है वर्ल्ड में वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहां पर प्रोड्यूस की जाती है? कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है आपके पास गाइस? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो जिसका आंसर है हमारे पास आसाम। आसाम ही वो स्टेट है इंडिया की जहां पे टी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। अब इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आपको शुरू हो गए। ठीक है, जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, यानी कि बैकग्राउंड पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी पे ये क्वेश्चन जो है, उसी के अराउंड ये क्वेश्चन यहाँ पे घूमेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड ह्यूज गेट्सकेल। इसका आंसर पहले आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाद में इसका आंसर देखना है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है हमारे पास 25 का लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में हमारे इंडिया में आया था। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि आपके इंडिया में क्या किया जाएगा, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है इसका हेड कौन था, चेयरमैन, इसको चेयरमैन कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। गाइस आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने अडॉप्ट किया? गवर्नर जनरल ने किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, किसने इसको अडॉप्ट किया गाइज? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बाद में इसका आंसर को देखना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। तो गाइस कब किया था? ये किया था 9 नवंबर 1946। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरा कितना टाइम लगा है गाइस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि आप बच्चे कितना इंटरेस्टेड हो इन वीडियोस को देखने में, ठीक है। तो देखो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई होती है ये वन वे नहीं होती है, ठीक है, ये टू वे चलती है। अगर आप भी सहयोग करोगे तो हम भी सहयोग करेंगे। जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड होगे उतना ज्यादा पढ़ाने में हम इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो अब अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि उस वक्त इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की पहली मीटिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली for the Dominion of India assembled on 31st October 1947, ठीक है, its reduced membership was। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए, कब? 31 अक्टूबर 1947 यानी कि इसके बाद तब इंडिया आजाद हो चुका होता है, ठीक है। इसकी मेंबरशिप रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वो कितनी होती है? 299, 311, 319 या 331। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास 299, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारे पास? 299। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था वो कौन था गाइस? ऑप्शन है आपके पास BN राव, भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, MC स्टेलावाद। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास BN राव यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेट अप, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, उसको इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है। अब इसको सेटअप किया गया था किसके प्लान के अंदर? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बिल्कुल नहीं, सॉरी, बी पार्ट है आपका, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, या बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस ने, किसने इसको सेटअप किया था गाइज? तो इसका आंसर है हमारे पास अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने इसको क्या किया था? इसको सेटअप किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 गाइज। अभी आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी देखिएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, जिसको फ्रेम किया गया है हमारे इंडिपेंडेंट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, अब उसको सेटअप कब किया गया था? 1945, 1946, 1947, 1949। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूं। तो गाइज पहले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन जो है, Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly for India? अब जो इसकी इनॉग्रल मीटिंग थी उसको किसने प्रेजाइड किया? उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या P. ओपिंद्रा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है इनॉग्रल सेशन के लिए, वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, जिन्होंने उसको चेयर किया था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस मैं देखो ये क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है वहां पे क्वेश्चन आपको इस तरह कराऊंगा कि जो 2 या 3 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? ये भी सबको पता है। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन आपके पास राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचार्य, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसका आंसर आपको दिखाने वाला नहीं हूं, इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 34,
ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कितना टाइम लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए? अबाउट 6 months in 1949, exactly a year since November 26, 1948, about 2 years since August 15, 1947, about 3 years since 9 December 1946। तो गाइस इसका आंसर आपको अभी तक आ चुका होगा, ठीक है, यानी कि पता चल चुका होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसका आंसर को देखिए। इसका आंसर हमारे पास अबाउट 3 year, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 years, ठीक है, 11 months एंड 18 days लगे थे गाइज, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको 3 साल कहा जाता है, यानी कि अबाउट 3 years को लगे थे, ठीक है, कब से? 9 दिसंबर 1946 के बाद, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर आपको पहले कमेंट बॉक्स में देना है, चीटिंग नहीं करनी है। इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है गाइस। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी, ठीक है, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए इसको फॉरवर्ड किया गया था 1936 में, ठीक है। अब इसका सेशन कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कानपुर में, बॉम्बे में, लखनऊ में या लाहौर में? तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास लखनऊ। कहाँ पे हुआ था गाइस? इसका सेक्शन हुआ था लखनऊ, जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आगे आई थी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हो रहा है कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की डिमांड किसने की थी और वो कब की थी, उसका नाम क्या था, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, आई होप कि आपको अभी भी याद होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी जरूर करेंगे, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, ये अपने डिसीजन पे आई बहुत सारे प्रोविजन पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन थे, ठीक है। अब वो कैसे आई? क्या मेजोरिटी वोट से आई या 2/3 मेजोरिटी से आई या कंसेंसस से आई या यूनानिमसली आई? तो गाइस इसमें देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारे पास कंसेंसस, ठीक है। तो कंसेंसस क्या होता है? एक जर्नल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक जर्नल एग्रीमेंट से जो कुछ प्रोविजन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है, उसके डिसीजन पर पहुंचती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। जो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है, इसको किसके मतलब देखो सिंपल इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वो इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से किसका है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का या फ्रेंच आइडियल जो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ठीक है। तो इसका आंसर देना है, नहीं आता है इसका, जिसका आंसर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये भी अपने टाइम का क्या था? लेंदी एक्ट था। इसमें से भी बहुत सारा पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास कि जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947? तो कैसे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले बताना है, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास जुलाई 1947, ठीक है। और एक चीज आपको बतानी है यहाँ पर कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको किसने डिजाइन किया था, किसने इसको डिजाइन किया था, उस पर्सनैलिटी का नाम आपको सर्च करके देना है, ठीक है गाइज। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लाइव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। इनमें से क्या होता है, कौन सा जो एक्ट है वो प्रूव होता है जो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहा है, ठीक है, जिसने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स किए इंडिया में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो जिसका आंसर हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और क्या नाम कहते थे? इसको कहते थे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कहते थे, ठीक है। और जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, इसको क्या कहते थे? दूसरा नाम इसको कहते थे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहते थे गाइस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इनमें से कौन से एक्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे किसके
इलेक्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में पहली बार, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब गाइस एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपको, तो जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको वो किसको कहा जाता है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या पूछना चाहता हूँ। उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गाइस आंसर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, which one of the following act gave representation to Indian for the first time in legislature। अब इनमें से कौन से एक्ट ने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी पहली बार लेजिस्लेचर में, ठीक है। काउंसिल्स एक्ट 1909, काउंसिल्स एक्ट 1919, इंडिया एक्ट 1935, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। ये काउंसिल्स एक्ट नहीं है गाइस, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब इसका आंसर है हमारे पास कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने क्या किया है, पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन दी थी गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। अब जो क्राउन रूल जो है इंडिया में कब आता है, अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके हाथों में क्राउन रूल कब देती है, तो गाइस वो कब आता है। देखो हमने कब क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सबसे पहले जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पढ़ी थी तब पढ़ा था हमने एक कंपनी रूल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्राउन रूल, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्राउन रूल कब स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन है आपके पास चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं आता है तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि जब क्या होता है, जब सिपाही म्यूटिनी होता है, रेबिलियन 1857 का रेबिलियन होने के बाद गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि अब हमारी इनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंपनी रूल खत्म हो जाता है और यहाँ पे क्राउन रूल शुरू हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। द नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पहली बार क्या किया, उनकी डिमांड को रखा, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्टली एंड विद रिजर्वेशन इन द, ठीक है। इसका आंसर है हमारे ऑप्शन है आपके पास क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान, एक्ट ऑफ 1935। गाइस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अब जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पहली बार डिमांड की थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हालांकि वो इनडायरेक्टली थी लेकिन वो रिजर्वेशन चाहते थे, किसमें, उसको हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर है गाइस हमारे पास अगस्त ऑफर। क्या है गाइस, अगस्त ऑफर। अगर आप हम लेक्चर को अगर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ था कि अगस्त ऑफर क्या होता है। एक बार आप उन लेक्चर्स को फिर से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने जो हमारा स्टेट ये नेशनल एम्बलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, अब हमने मौर्य डायनेस्टी से उस एम्बलम के लिए क्या हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है गाइज। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर हमारे पास 4 लाइंस, जो 4 लाइंस थे वो हमने वहां से क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं मौर्य डायनेस्टी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है उसको कब क्रिएट किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 35। तो आपको बताना है इसका आंसर गाइस क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया था, ठीक है, वो कब क्रिएट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय, यानी कि 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां पे इंडिया का वाइस रॉय बनाया गया था, ठीक है। अब आपने उस वाइस रॉय का नाम बताना है गाइस, उस वाइस रॉय का नाम क्या था, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, इनमें से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको भली भांति आता होगा, इसका आंसर है हमारा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, अब जब मिस्टर एटली जो है प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने कब ट्रांसफर किया कि अब जो इंडियन की पावर जो है, ठीक है, वो पावर जो है वो इंडियन के हाथों में ट्रांसफर कर दी जाएंगी।
फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या जून 1949। तो कब इनके हाथ इंडियंस के हाथों में पावर ट्रांसफर कर दी जाएंगी? तो उसने कौन सी डेट कही थी? उसने कही थी गाइज कि जून 1948 में इंडियंस के हाथों में पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। अब हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले ही प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, बीएन राव ने या महात्मा गांधी ने? इसका आंसर हमारे पास जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? जब इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को मूव किया था, ठीक है, उनके बारे में कहा था, उस वक्त इन्होंने मतलब कि जो प्रियम्बल है ना, उसका आइडिया जो है यही है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वो आज हमारा प्रियम्बल बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनमें से कौन सा करेक्ट है उनके रिगार्डिंग? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, या इट इज ओरिजिनल? बिकॉज जिसका आंसर है हमारे पास ये मिक्सचर है सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन का। ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे बेसिस है टोटली, ठीक है, ना ही ये टोटली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेसिस है, बल्कि ये सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे लिया गया है, मिक्सचर है वहां का। ठीक है, ये थे हमारे आज के टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही होंगे क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइस ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ सीखा, इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जो मैंने पूछा है उसको उनके आंसर दें, शेयर करें गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो थी वीडियो को शेयर जरूर करा करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें, सीख सकें। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि जैसे अगली वीडियो आने वाली आपके सामने कंप्यूटर अवेयरनेस की, जल्दी इसको मैं अपलोड कर दूंगा गाइस। आप तब तक इसको देखें, तब तक मैं उस वीडियो को आपके लिए तैयार करता हूं, आपको वीडियो मिल जाएगी गाइस। यहीं पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।